हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेश सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति, जिसमें रेखा एवं कोण का बेसिक पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति में त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे, उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद अपन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। चाहे रीट L1 हो, रीट L2 हो, सेकंड ग्रेड हो और अदर कंपटीशन एग्जाम जितने भी है, इनमें ज्यामिति के अंदर अपन कंप्लीट बेसिक और क्वेश्चंस देख रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार रीट L1 में पेपर थोड़ा टफ आ गया था। इसीलिए अपन 10th लेवल तक जितना भी टॉपिक है, जितना भी बेसिक है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अपन बेसिक पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज अपन पढ़ेंगे ज्यामिति के अंदर त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं कौन सी हो जाएगी? एक AB, एक BC और एक AC। इसके अलावा एग्जाम में बहुत बार ऐसे दिया होता है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं A, B और C। तो अगर वो खुद रिप्रेजेंट कर दे भुजाओं को, चाहे कोई सी भी रिप्रेजेंट करता है उसकी मर्जी, लेकिन केवल लिखा हो कि ABC है, तो कौन सी होती है? देखो, कोण A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a से लिखते हैं, कोण B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b से लिखते हैं और कोण C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c से लिखते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोण, कोण A, कोण B और कोण C, इनका जो योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दोस्तों, यदि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, दो प्रकार से काम कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो लगातार चलता जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद कंप्लीट जो भी पढ़ा है वो लिख लीजिए, फिर आगे वापस चालू कर लीजिए। इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो जब कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट समझ में आ जाए, उसके बाद उनके आप नोट्स बना सकते हैं। तो अपने बाद में भी ये काम में आते रहेंगे। वैसे वीडियो सेव रहता है, आप कभी भी वापस देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी बात चल रही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया और त्रिभुज के अंदर जो तीन भुजाओं से मिलकर बंद आकृति है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। खास बात देखो, यहाँ पे तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अगर वो कह दे कि भुजाएं दे दी मैंने, तो आपको, जैसे उसने कहा कि मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं भाई, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं। एक ऑप्शन है 2, 2, 6, एक है 3, 1, 1 और एक है 3, 3, 9 और एक है 3, 4, 5। अब उसने कहा कि तीन भुजाएं जो है वो हमने दे दी है, अब इनमें से कौन सा त्रिभुज होगा? तो क्या करेंगे अपन? देखो, त्रिभुज की तीन भुजाओं में एक रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई सी भी भुजाएं हो, चाहे A और B हो, चाहे B और C हो, चाहे C और A हो, यानी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे A प्लस B का योग किससे बड़ा होगा? C से। B प्लस C का योग किससे बड़ा होगा? A से। C प्लस A का योग किससे बड़ा होगा? B से बड़ा होगा। इसके अलावा किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर है, यानी A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस C भी लिख सकते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटानी है। अंतर हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, यानी A माइनस B छोटा होगा किससे? C से। B माइनस C छोटा होगा किससे? A से। और C माइनस A छोटा होगा किससे? B से। अब इस जो रूल है, ये दोनों नियम के आधार पे अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, यहाँ पे 2 और 2 4, दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा? 4, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो बड़ा है ही नहीं। जब बड़ा नहीं है तो ये त्रिभुज भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन, 3, 1, 1। देखो, यहां पे 3 और 1 4, जो कि 1 से बड़ा है। उसके बाद 1 और 1 2। देखो, इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? जोड़ते हैं तो 2 आ रहा है, जो कि तीसरी भुजा यानी कि 3 से छोटा है,
लेकिन योग करने पे तो क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 और 3 6, जो कि 9 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं होगी, यानी ये त्रिभुज नहीं बना सकता है। यहाँ पे देखते हैं अपन इसको, तो 3 और 4 इन दोनों का योग देखो, 3 और 4 का योग कितना है 7, जो कि 5 से बड़ा है क्या, बिल्कुल है। उसके बाद देखो 4 और 5 का योग कितना है 9, जो कि 4 5 के अलावा क्या बचे 3, 3 से बड़ा है क्या, बिल्कुल है। उसके अलावा क्या बचा 5 और 3, तो 5 और 3 का योग कितना हो गया 8, जो कि 4 से बड़ा है क्या, बिल्कुल है 4 से बड़ा, यानी तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। दो भुजाओं का योग किसी भी तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता है, बिल्कुल करता है। बहुत कम है जो इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये जरूर अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों अब अपन देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार अपन दो प्रकार से देखेंगे यहाँ पे, दो माध्यम के आधार पे, एक तो भुजाओं के आधार पे, यानी भुजाओं की माप के आधार पे, और एक देखेंगे अपन कोणों के आधार पे, कोणों की माप के आधार पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं भुजाओं के आधार पे। यदि कोई त्रिभुज जो है, अगर कोई त्रिभुज जो है उसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो अगर आपस में बराबर नहीं है, तीनों ही भुजाएं अलग अलग है, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे अपन, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं अलग है। अगर किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, जैसे मान लो ये ए बी सी त्रिभुज है, कोई दो भुजाएं बराबर हो, जैसे यहाँ पे कह दिया कि ए बी और ए सी बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे देखो, जब समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होंगे, यानी ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है, सी है, और ए सी का सम्मुख कोण कौन सा है, बी है। यानी अगर यहाँ पे ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर है, तो वह त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं बराबर हो, जैसे ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जहां पे तीनों भुजाएं यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों आपस में बराबर है। हमने भी देखा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी का सम्मुख सी, ए सी का सम्मुख बी और बी सी का सम्मुख ए, यानी अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि तीनों कोण बराबर है, और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों बराबर है तो तीनों को बांट देते हैं, कितने डिग्री कोण पाती आएगा, 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये तो है भुजाओं के आधार पे। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं अपन न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, वह क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये कोई त्रिभुज हो गया जिसमें ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण है, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा प्रकार देखते हैं अपन अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो, कोई एक कोण अधिक कोण हो, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण यानी जो 90 डिग्री से अधिक है। तो यहां पे जैसे इस प्रकार जो ये त्रिभुज है, ये अपन ए बी सी नाम दे देते हैं, जिसमें कोण बी है वो 120 डिग्री है, 90 डिग्री से अधिक है, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकार जो है कोणों के आधार पे, वो है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण यानी 90 डिग्री हो, तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है वो समकोण हो, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा,
समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और बची जो दोनों भुजाएं हैं उनमें से एक आधार होगा और एक लंब होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जब चलती है तब वहां पे कोण पर डिपेंडेंट हो जाएगा आधार और लंब। और अगर कोण नहीं दे रखा है ए और सी तो किसी को भी आधार और किसी को भी लंब ले सकते हैं। माना कि जैसे कोण दे दिया जाएगी, ये कोण सी के बारे में बात करेगी, ये थीटा है, तब आधार कौन सा हो जाएगा? बीसी हो जाएगा आधार और ए बी हो जाएगा क्या? लंब। वरना आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय बहुत ही ज्यादा प्रचलित है जो कि क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ये भाई साहब पाइथागोरस जी ने इंडिया से चुराई है। बोधायन जो थे उन्होंने पहले ही कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये बोधायन जी ने पहले कह दिया था, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया इसको पूरा कि वो आधार होगा, लंब होगा, कर्ण होगा। और उसको डिस्क्राइब किसने कर दिया? पाइथागोरस जी ने। तो नाम कौन ले गए? पूरा पाइथागोरस जी। क्या है? पाइथागोरस ने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है, कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं यानी आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां से कर्ण का मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा कर्ण का मान? कर्ण बराबर, देखो इधर से स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल कर दो, अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैसे यहां पे अगर कर्ण और आधार का मान दे रखा हो तो लंब का मान निकाल सकते हैं, और यहां पे कर्ण और लंब का मान दे रखा हो तो आधार का मान निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे आधार निकालना तो क्या करेंगे? आधार को इधर रख लेंगे, लंब को इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। और अपने को आधार निकालना तो स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। इस प्रकार से अपन तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं। ये कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीटली त्रिभुज के प्रकार है, दोनों प्रकार से। ठीक है दोस्तों, किसी त्रिभुज में जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ अपने को, त्रिभुज ए बी और सी, इस त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो कोण बन रहा है इस कोण को क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। और बहिष्कोण के केस में याद रखना है कि बहिष्कोण का जो मान है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब अंतराभिमुख कोण क्या होते हैं? बहिष्कोण के अंदर वाला जो कोण है यानी सी के अभिमुख यानी सामने वाले कोणों के योग के बराबर। यानी अगर मान लो ये x है बहिष्कोण, तो ये किसके बराबर होगा? इस x के अंदर वाले कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर। यानी कोण A प्लस कोण B। यहां से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। जैसे मान लो कि ये कह दिया जाए कि कोण A है वो है 60 डिग्री है और कोण B का मान जो है वो 70 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा? तो अपन निकाल सकते हैं कि बहिष्कोण x का मान क्या होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि x जो है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 60 और 70 के योग के बराबर होगा। यानी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों त्रिभुज में 4 प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं। एक केंद्रक जिसे हम गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। इन चारों केंद्रों के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अपना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है? किसी त्रिभुज में, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। यानी त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं हैं वो जिस बिंदु पे मिल रही है उस बिंदु को उनका संगामी बिंदु कहेंगे, वही क्या कहलाएगा? इस त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। देखो अब सबसे पहले समझते हैं माध्यिका क्या होती है। माध्यिका यानी मध्य बिंदु पे मिलने वाली। मध्य बिंदु पे मिलने वाली का मतलब किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। यानी अगर BC का मध्य बिंदु D है और इसे A से मिला दिया जाए यानी AD कर दिया जाए, यहाँ पे AD मिला दिया जाए, यानी शीर्ष A से BC भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? यहाँ पे माध्यिका AD कहलाएगी। वैसे ही AC के लिए देखें तो यहाँ पे ये मध्य बिंदु से अपन ने मिला दिया, मान लो ये मध्य बिंदु E है। वैसे ही यहाँ पे AB के लिए देखें, AB का मध्य बिंदु अगर F है तो तीनों माध्यिकाएं क्या हो गई? AD, BE और CF हो गई। ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिल रही है
इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, या गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? जिसे अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा। किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं, ये जो गुरुत्व केंद्र है, ये इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। जैसे यहां पे अगर एडी माध्यिका की बात करें तो एजी और जीडी, एजी ओजी लोजी सनोजी नहीं, एजी अपॉन डीजी, यानी ये जो एडी माध्यिका है उसको गुरुत्व केंद्र जी जो है वो एजी और डी का जो अनुपात है, यानी किस अनुपात में बांटेगा? ये 2:1 में बांटता है। यानी शीर्ष की तरफ वाली भुजा अगर 2 है तो जीडी यानी शीर्ष के विपरीत साइड यानी भुजा की तरफ वाली भुजा कितनी होगी? इसकी आधी होगी, यानी 2:1 में बांटेंगे। वैसे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे बीजी और जीई का जो अनुपात है वो क्या होगा? 2:1 है। वैसे सीजी और जीएफ का अनुपात, सीजी और जीएफ का जो अनुपात है वो क्या होगा? 2:1 होगा। यानी माध्यिका को जो केंद्रक है, गुरुत्व केंद्र है, वो 2:1 में विभाजित करता है। इसके अलावा देखो माध्यिका के केस में ध्यान रखना है, किसी त्रिभुज की जो माध्यिका है, ये मान लो ये एडी जो माध्यिका है त्रिभुज एबीसी में, ये माध्यिका इन दोनों त्रिभुजों को, जो 2 त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुजों को समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। यानी कि यहां पे अगर ये त्रिभुज एक है, ए बी डी, और ए सी डी त्रिभुज अगर 2 है तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। और अगर तीनों माध्यिकाएं बना दी जाए गुरुत्व केंद्र जिस पे अपने को मिल गया है, तो यहां पे देखो कितने त्रिभुज मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6, और ये 6 त्रिभुज जो है इनका क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ये 6 त्रिभुज बने हैं, 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो माध्यिका के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों अब अपन देखते हैं लंब केंद्र किसे कहते हैं। लंब केंद्र वैसे कहीं ज्यादा काम में नहीं आएगा अपने, लेकिन सत्य असत्य में काम में आ सकता है कि लंब केंद्र की परिभाषा याद होनी चाहिए। देखो लंब केंद्र क्या हो जाएगा? जैसे मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है, लंब केंद्र यानी लंबों का केंद्र। जैसे अब देखो शीर्ष लंब जो है, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। अब शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब यानी किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे खींचा गया लंब। अब ये जरूरी नहीं है कि इसको बराबर बराबर काटे, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया जो लंब है वो क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। और शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को, ये शीर्ष लंब हो गया, एक मान लो एडी हो गया, एक हो गया बी हो गया, और वैसे एक जो है वो हो गया यहाँ पे सी एफ हो गया। तो देखो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई, ये शीर्ष लंब हो गया ए डी बी और सी एफ। शीर्ष लंबों के ये जो संगामी बिंदु है इसको क्या कहेंगे अपन? लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है? जैसे देखो अब ये दे रखा है अपने को, त्रिभुज दे दिया, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। अब कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु यानी सामने वाली भुजा से कोई मतलब नहीं है, कोण का समद्विभाजक। जैसे ये कोण ए है, इसका समद्विभाजक यानी बराबर बराबर बांटना। जैसे अगर 60 होता तो 30-30 डिग्री, तो इस कोण के समद्विभाजक, ये एक समद्विभाजक हो गया, अपन नाम दे देते हैं एडी, जिसमें ये कोण और ये कोण बराबर है। वैसे कोण बी का समद्विभाजक, ये कोण बी का समद्विभाजक हो गया जिसमें ये और ये बराबर है। और वैसे ही कोण सी का समद्विभाजक, ये कोण सी का समद्विभाजक ले लिया अपन ने, जिसमें दोनों कोण बराबर है, इसको नाम दे दिया एफ। देखो यहां पे एडी जो भुजा है ये कोण ए का समद्विभाजक है, बीई जो है वो कोण बी का समद्विभाजक है, और सी एफ जो है वो कोण सी का समद्विभाजक है। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु जो है वह क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र की जो इसकी सामने वाली भुजा से लंबाई है, यानी अंतः केंद्र की भुजा से जो लंबाई है,
वो हमेशा हमेशा बराबर होती है। यानी कि यहां पे अगर इसको नाम दे दूं मैं यहां पे ओ, तो ओडी बराबर ओई बराबर ओएफ, तीनों क्या होगी आपस में बराबर होगी। क्या होगी आपस में बराबर होगी। और इसी को क्या कहते हैं अपन, इस त्रिभुज के लिए जो वृत्त बनेगा उसकी अंत त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, इसकी अंत त्रिज्या कहेंगे। किसको, ओडी बोल दो, चाहे ओई बोल दो या ओएफ बोल दो। और इस त्रिज्या पर यानी अंत केंद्र से त्रिज्या से जो वृत्त बन रहा है, ये जो वृत्त बन रहा है ये कौन सा वृत्त कहलाएगा, अंतःवृत्त कहलाएगा, जो कि इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, त्रिभुज के अंदर होता है। अब देखो ये अगर अपने से एग्जाम में यहाँ पे भुजाएं दे दी जाए और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो या अंतःवृत्त की परिधि निकालनी हो तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अंतः त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, तो अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः त्रिज्या आर का फॉर्मूला बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटेवा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें किसका भाग लगाना है, त्रिभुज के अर्ध परिमाप का। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं का योग, यानी ए बी, बी सी और सी ए का योग, और उसका आधा कर देंगे, क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब देखो अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो अंतःवृत्त की होगी। अब अंतःवृत्त के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार। कैसे, देखो कोण के आधार पे क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये दे दिया त्रिभुज ए बी और सी दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और इन कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। तो उसने क्या कहा कि कोण बी का अर्धक, अर्धक का मतलब आधा आधा यानी बराबर करेंगे, कोण बी का अर्धक और कोण सी के अर्धक, एक ही बात हो गई दोनों। कोण बी और कोण सी का अर्धक जिस बिंदु पे मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र कहलाएगा। चाहे वो बोल दे तीनों कोणों का समद्विभाजक या किन्हीं भी दो कोण का समद्विभाजक, तीसरा अपने आप इसी पे मिलना है। तो दो कोणों का जो अर्धक है वो जिस बिंदु पे मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे अंतःकेंद्र कहलाएगा। और अंतःकेंद्र पे ये जो कोण बन रहा है, कोण ओ, इसका मान क्या होगा, उसने ये पूछ लिया तो क्या करेंगे अपन। देखो कोण ओ का मान क्या होगा, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी के केस में जब बी और सी का अर्धक ओ पे मिल रहा है तो यहाँ पे कोण बी ओ सी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 90 प्लस कोण ए बाई 2, 90 प्लस कोण ए का आधा हो जाएगा। वैसे अगर ये ऐसे बोल देता अपने को कि ये त्रिभुज दे दिया अपने को ए बी और सी दे दिया, इस बार इसने कहा कि यार मैं तो कोण ए और कोण सी का अर्धक लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मिल गया बिंदु, और इसने ये वाला कोण पूछ लिया तो क्या करेंगे अपन, इसने पूछा है कोण ए ओ सी का मान, कोण ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस इसके सामने वाला यानी बी, तो कोण बी का आधा जोड़ देंगे। वैसे ही अपने को ये पूछ ले, यहाँ पे ये त्रिभुज दे दिया और इसने कहा कि यार इस बार जो मैं है वो एक तो कोण ए और एक कोण बी का अर्धक लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई आपकी मर्जी है। यहाँ पे तो यहाँ पे इसने पूछा कि कोण ए ओ बी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, यानी ये वाला, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस कोण सी बाई 2। तो इस प्रकार से अपन ये कोण निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, वो कहते हैं कि कोण ए का मान जो है वो है 70 डिग्री, ठीक है, और उसने कह दिया कि कोण बी और सी का जो अर्धक है वो बिंदु ओ पर मिलता है, तो बी ओ सी का मान कितना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करेंगे, बी ओ सी का मान क्या हो जाएगा, 90 प्लस 70 का आधा, 70 बटेवा 2 यानी कि 35, 90 और 35 कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ये तो है अंतः केंद्र के लिए, ठीक है, अंदर की तरफ बन रहा है। उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया भाई साहब, उसने बोल दिया कि देखो ये त्रिभुज है भाई। मैंने कहा भाई ठीक है, हमने बना लिया त्रिभुज ए बी और सी। क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, वो कह त्रिभुज ए बी सी है, ए बी भुजा और ए सी भुजा को आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा भाई ठीक है, ये लो बढ़ा दिया, आपकी मर्जी, हमने बढ़ा दिया। उसने कहा कि ये जो कोण है कोण बी बाहर की तरफ और ये कोण है कोण सी बाहर की तरफ, इनके जो अर्धक है आधा आधा जब इनको कर दिया, अर्धक जिस बिंदु पे मिल रहे हैं यानी ये बिंदु, इस कोण का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ लिया यहाँ पे। तो देखो ये कोण बी का अर्धक और कोण सी का अर्धक बाहर की ओर किससे मिल रहा है, बिंदु ओ पर मिल रहा है, यानी इस बहिष्ठ कोण का इसने मान पूछ लिया। कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे 90 प्लस a बाई 2 किया था, यहाँ पे 90 माइनस a बाई 2 कर देंगे। यहाँ पे देखो कोण BOC का मान निकालना है, क्या निकालेंगे? इसके लिए इसके सामने वाला कोण कौन सा है? कोण A है। तो हम क्या करेंगे? 90 में से कोण A का आधा घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम अगर A और C को आगे बढ़ा दे तो यहाँ पे A और C को आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए क्या कर देंगे? यहाँ पे 90 माइनस कोण भी हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों कोण निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें अपन इसी में कि ये कहते हैं 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? बहुत ही आसान है। क्या करना है यहाँ पे? 90 माइनस a बाई 2। ए का मान कितना है? 70, 70 का आधा 35, 90 में से 35 जाएगा, कितना आएगा? 55 डिग्री। तो कोण BOC यानी बाहर की तरफ जो बन रहा है उसका मान कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। एग्जाम में चाहे आपको ये वाला कोण पूछ ले चाहे ये वाला कोण पूछ ले, अब कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों अब अपन देखते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं। देखो त्रिभुज है, उसके परिकेंद्र के बारे में अपन अध्ययन करें तो परिकेंद्र क्या हो जाएगा? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। देखो लंब भी होना चाहिए और समद्विभाजक भी होना चाहिए, उनका संगामी बिंदु क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। जैसे त्रिभुज दे दिया अपने को, त्रिभुज A, B और C, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह देगी त्रिभुज की भुजा के लंब समद्विभाजक, यानी एक तो इनका मध्य बिंदु भी होना चाहिए और लंब होना चाहिए। अब वो जरूरी नहीं है कि शीर्ष से जाए, वो जैसे ये हो सकता है कि ये यहां से निकल जाए, ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। इसका लंब समद्विभाजक जैसे यहां से निकल जाए, ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। और उसी प्रकार इसका लंब समद्विभाजक हो सकता है यहां से चला जाए, ठीक है। ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया, इसको D ले लेते हैं, इसको E ले लेते हैं और इसको F ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु प्राप्त हो रहा है त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या कहलाएगा? ये अपना परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। परिकेंद्र की त्रिभुज के शीर्षों से दूरी हमेशा समान होती है, यानी ये O की इस B से दूरी, O की इस C से दूरी और O की इस A से जो दूरी है, यानी OA, OB और OC है, वो हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। और ये दूरी क्या कहलाती है इस त्रिभुज के लिए? परित्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परित्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इस परित्रिज्या से बनने वाला जो वृत्त है वह क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवृत्त कहलाएगा। ये अगर इस त्रिज्या से वृत्त बन रहा है क्या कहलाएगा? परिवृत्त कहलाएगा। अब देखो परिवृत्त अगर बनाना है तो परित्रिज्या पता होना चाहिए। परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनका गुणा, यानी कि AB गुणा BC गुणा CA, इसमें भाग लगा दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुना का, यानी 4 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के गुणा में अगर अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना का भाग लगा दे तो क्या आ जाएगा? परित्रिज्या आ जाएगा। और इससे बनने वाला वृत्त क्या कहलाएगा? परिवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवृत्त। अब देखो अंतःकेंद्र तो क्या होता है? हमेशा अंदर ही बनता है, लेकिन परिकेंद्र जो है वो त्रिभुज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। हम जानते हैं त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण त्रिभुज और एक होता है बेचारा अधिक कोण त्रिभुज। तीनों कोण में परिकेंद्र की स्थिति अलग अलग होती है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा। परिकेंद्र जो है वो कहां बनेगा? त्रिभुज के अंदर बनेगा। समकोण में जो है वो बड़ी भुजा यानी कर्ण है, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। जैसे ये त्रिभुज हो गया ABC, यहाँ पे B 90 डिग्री है तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो AC के मध्य बिंदु पर बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें परिकेंद्र कहां बन रहा है? कर्ण के मध्य बिंदु पे। तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी समकोण त्रिभुज में? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। परित्रिज्या बराबर कर्ण जो है उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि कर्ण के मध्य बिंदु पे बन रहा है तो कर्ण का आधा हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? बड़ी भुजा के पीछे की तरफ, यानी ये जो बड़ा कोण है इसके सामने बोल दो तो इसके यहां पे बनेगा, यानी बाहर की ओर बनेगा हमेशा। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर, समकोण में कर्ण के ऊपर मध्य बिंदु पे, और अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनता है? त्रिभुज के बाहर बड़ी भुजा के सामने। सत्य असत्य में ये प्रश्न आ सकता है, और जिस दिन आएगा जिसने नहीं पढ़ा वो बाहर जाएगा, इसीलिए जल्दी से पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे परिकेंद्र के बारे में। देखो परिकेंद्र जो है, जैसे अपन ने अंतःकेंद्र के लिए निकाला था, परिकेंद्र ले लेते हैं अपन यहाँ पे। त्रिभुज ABC में बात करें अपन तो त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, ठीक है।
बुझाओगे लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, मान लो ये है परिकेंद्र है O, तो यहाँ पे ये जो परिवृत्त बन चुका है अपने पास में ये, और इसको B और C से मिला दिया अपन ने। यहाँ पे कोण के अर्धक की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसे मिला दिया, ये क्या है, यहाँ पे अपना परिकेंद्र है। तो ये जो कोण बन रहा है कोण O, इसका मान क्या होगा, देखो परिवृत्त का जो परिकेंद्र पर बनने वाला कोण है वो इसके सामने वाले कोण का 2 गुना होता है, यानी कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण A हो जाएगा। वैसे ही अपने को अगर त्रिभुज ही दे दिया जाए A, B और C, ये हो गया परिवृत्त, और A और C से ले लिया अपन ने यहाँ पे परिकेंद्र O ले लिया, तो यहाँ पे O का मान क्या हो जाएगा, यानी कोण AOC, तो कोण O का मान क्या हो जाएगा, कोण AOC बराबर 2 कोण B हो जाएगा। उसी प्रकार C के लिए अगर C के सामने वाला कोण हो तो 2 कोण C हो जाएगा, यानी परिवृत्त पर जो परिकेंद्र पर जो कोण बन रहा है वो इसके जो सम्मुख कोण है इसका 2 गुना होगा। जैसे अपने को कह दिया जाए कि यार ये कोण तो 50 डिग्री है, तो कोण BOC कितना होगा, मैंने कहा 50 का 2 गुना होगा, टेंशन नहीं लेने का, 2 इंटू 50 यानी कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अपन ये वाला क्या कोण आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे बात हो गई अपनी अंतःवृत्त की, बात हो गई अपनी लंब केंद्र की, बात हो गई अपनी केंद्रक की, और अभी बात हो गई अपनी परिकेंद्र की। अब इनके केस में अपने को ध्यान रखना है, अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज का मतलब जहां पे तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो चाहे लंब केंद्र हो, चाहे केंद्रक हो यानी गुरुत्व केंद्र हो, चाहे अंत केंद्र हो, चाहे परिकेंद्र हो, वो तीनों एक ही जगह पे बनेगा, यानी वो संपाती बिंदु होंगे, एक ही बिंदु पे बनेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज है तो लंब केंद्र, अंत केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र चारों एक ही बिंदु पे बनते हैं। सत्य असत्य में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो हमें ध्यान रखना है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो चारों प्रकार के केंद्र एक ही बिंदु पे बनते हैं, यानी कि संपाती होते हैं। और इसमें भी परिकेंद्र और अंत केंद्र के बारे में हमें ध्यान रखना है। देखो परित्रिज्या क्या होती है, यहां से ये D वाली, और अंत त्रिज्या क्या होती है, यहां से O वाली। हमें पता है कि देखो ये क्या है, अंत केंद्र है, यही क्या है, लंब केंद्र है, यही क्या है, परिकेंद्र है, यही क्या है, केंद्रक है। केंद्रक जो है G, वो इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी अगर 2 है तो ये 1 है। यानी अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये केंद्र चारों केंद्र हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज में अंत त्रिज्या जो है, अंत त्रिज्या वो परित्रिज्या का क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। परित्रिज्या का क्या हो जाएगी, परित्रिज्या का आधा हो जाएगा। जैसे AG अगर 2 है तो GD कितना हो जाएगा, उसका आधा यानी 1 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। या हम कह सकते हैं कि परित्रिज्या अंत त्रिज्या की 2 गुनी होती है समबाहु त्रिभुज में। अब हम बात करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा। तो फिर अगर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात हो जाए, अगर बात हो जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके केस में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया था कि समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे AB और AC बराबर है, तो चारों जो केंद्र है इसमें केस होता है कि चारों केंद्र एक ही रेखा पर बनते हैं। जैसे अगर यहीं पे अंतरकेंद्र हो जाएगा, यहीं पे केंद्रक हो जाएगा, यहीं पे लंब केंद्र हो जाएगा, यहीं पे ही परिकेंद्र हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही रेखा पर बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है।